हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो से हम क्लास 12th की केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 12th की केमिस्ट्री, ये क्लास रहेगी हमारी क्लास 12th के लिए। हम केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश मीडियम के लिए, और एनसीईआरटी बुक ही चल रही है हर जगह, तो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में चलेगी। तो हम बात करें केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री जो होती है हमारी, वो कितने पार्टों में बटी हुई है बेटा। वो हमारी 3 पार्टों में बटी हुई है। फर्स्ट पार्ट की बात करें तो उसको हम बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, और सेकंड पार्ट को बोल रहे हैं उसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस तरीके से इसके कितने टाइप हैं हमारे, 3 टाइप। फर्स्ट में बात करेंगे हम फिजिकल केमिस्ट्री, और इसका सेकंड पार्ट होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और थर्ड पार्ट जो रहेगा हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इस तरीके से जो केमिस्ट्री को 3 पार्टों में डिवाइड करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जो इसके पहले 2 पार्ट है ना, ये फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये हमारी जो केमिस्ट्री है उसका रहता है 50%, यानी कि 50%, और अकेली जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये 50% में रहेगी हमारी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इसमें 4 चैप्टर हैं जिसको हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ से हम फर्स्ट बुक को अब स्टार्ट कर रहे हैं। पहला चैप्टर इसमें पढ़ेंगे हम। तो ये जो केमिस्ट्री है वो 3 पार्टों में डिवाइड होती है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अब इसमें हम चैप्टर फर्स्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट, सॉलिड स्टेट। हम इसमें पढ़ने वाले हैं सॉलिड स्टेट। और जब हम स्टेट की बात करें तो फिर हम उससे पहले बात करेंगे हम किसकी, मैटर की। तो फर्स्ट टॉपिक जो रहेगा हमारा वो रहेगा हमारा मैटर। तो मैटर की डेफिनेशन देखें। देखो मैटर क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, कुछ भी, एनीथिंग, जो जिसका कोई मास हो और स्पेस को ऑक्यूपाई करे, उसी को हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, एनीथिंग which has mass and occupy space। Space is known as मैटर। तो एनीथिंग, कोई भी जिसका मास हो और वो स्पेस को ऑक्यूपाई करे, उसी को क्या कहते हैं, मैटर कहेंगे। और फॉर एग्जांपल के लिए बात करें तो कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं इस जगह पर हम एग्जांपल के लिए, जैसे कि बुक, बॉल, टेबल, ETC। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे कि जो मैटर होता है बेटा, उसकी कितनी स्टेट होती हैं।
तो हम बोलेंगे कि 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। तो मैटर की कितनी स्टेट होती है? 3। फर्स्ट की बात करें सॉलिड, सेकंड लिक्विड, एंड थर्ड जो रहेगी हमारी गैस स्टेट। तो ये इस तरीके से चलता है। अब इनके बारे में बात करें तो सॉलिड स्टेट के बारे में बताएं तो इसका जो डेफिनेट, तो देखो बेटा इसका शेप होता है। सॉलिड स्टेट का क्या होता है? डेफिनेट, शेप एंड वॉल्यूम। तो इसके लिए फर्स्ट पॉइंट लिखना चाहें, देखो इस सॉलिड का क्या है, इसका एक डेफिनेट शेप रहेगा और इसका जो डेफिनेट शेप तो नहीं रहेगा लेकिन इसका जो वॉल्यूम है वो डेफिनेट रहेगा लिक्विड का। और गैस के बारे में बात करें तो इसका ना तो डेफिनेट शेप होता है और ना ही इसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है। इसके तीनों में से कोई भी डेफिनेट नहीं होता है। और इसके बारे में बात करें, देखो सभी के बारे में एक एक पॉइंट लिखेंगे। पहले हम क्या बोलेंगे कि डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। जो सॉलिड स्टेट होती है उसका डेफिनेट शेप होता है और डेफिनेट ही वॉल्यूम होता है इसका। नेक्स्ट बात करें लिक्विड, तो इसके लिए indefinite shape but definite volume, डेफिनेट मतलब कहने का मतलब ये, देखो इसका जो शेप होता है वो फिक्स होता है, वॉल्यूम भी फिक्स होता है। और इसमें लिक्विड में बात करें तो इसका शेप तो फिक्स नहीं होता है लेकिन इसकी जो वॉल्यूम होता है जो वो उसका फिक्स होता है। और गैस की बात करें तो गैस में मेरे प्यारे बच्चों इसमें ना तो इसका शेप डेफिनेट होता है और ना ही इसका वॉल्यूम डेफिनेट होता है। तो डज नॉट have definite shape and volume। ये बातें क्लियर हुई कुछ? ये थोड़ा सा और इसको जूम आउट कर देता हूँ। हाँ, अब ये अच्छे से दिख रहा होगा आपको, ये आप यहाँ से नोट कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इन तीनों में हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। तो इसका जो मॉलिक्यूलर फोर्स होता है ना सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो जो पार्टिकल्स के बीच में वो क्या होता है कि हैवी होता है, बहुत ही हैवी। तो मैं कह सकते हैं दी intermolecular force between the particles of solid is very high। तो सॉलिड में बात करें तो जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो जो पार्टिकल्स के बीच का देखो, जैसे हम यहाँ ये ले लेते हैं, ये इनके जो पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए होते हैं, यानी कि टच करते हैं एक दूसरे से
बहुत अच्छे तरीके से। इंटरमोलिकुलर जो फोर्स होता है ये बहुत हाई होता है इस जगह पर। और इसकी बात करें तो इसका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है वो लेस देन होता है सॉलिड से। इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स सॉलिड से कम होता है। तो इसके लिए भी नोट करेंगे, तो इसके लिए लिखेंगे द इंटरमोलिकुलर फोर्स, द इंटरमोलिकुलर फोर्स between the particles of liquid is less than सॉलिड। तो जो लिक्विड के जो पार्टिकल होते हैं उनके जो बीच का इंटरमोलिकुलर जो फोर्स होता है वो सॉलिड से कम होता है। तो कहने का मतलब ये देखिए कि ये पार्टिकल्स हो गए, ये कुछ दूरी पर रहेंगे, जो इनके बीच का जो इंटरमोलिकुलर जो फोर्स रहेगा वो इससे कम रहेगा, किससे? सॉलिड से। और गैस की बात करें तो गैस का सबसे ही कम होता है। तो मतलब इसका कहने मतलब ये इंटरमोलिकुलर फोर्स इसमें ना के बराबर होता है। तो कह सकते हैं इसमें द इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन द particles of gas is very low, नहीं बहुत ही कम होता है। किसका? गैस का। गैस के जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो बहुत ही कम होता है। ये बहुत दूर दूर रहते हैं, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ये बहुत दूर दूर होते हैं, और जो सॉलिड के पार्टिकल्स एकदम बिल्कुल नज़दीक होते हैं। अब इसमें हम नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, इसका क्या पॉइंट रहेगा, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो इसमें हम देखने वाले हैं जो सॉलिड स्टेट होती है बेटा वो होती है इनकम्प्रेसिबल, जिसको दबा नहीं सकते। तो क्या नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा? सॉलिड इज इनकम्प्रेसिबल, they do not compress। इसको क्या है, हम दबा नहीं सकते, इसको दबा नहीं पाएंगे। किसको? सॉलिड को। ये असंपीड्य होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं असंपीड्य, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको इनकम्प्रेसिबल होता है ये। और इसके बारे में बात करें, लिक्विड इज कंप्रेसिबल, ये कंप्रेसिबल होता है। और इससे ज़्यादा कंप्रेसिबल होता है हमारा ये गैस। तो गैस इज वेरी कंप्रेसिबल। ओके, कहने का मतलब ये है जो सॉलिड होता है उसको हम दबा नहीं सकते, और लिक्विड होता है उसको हम थोड़ा बहुत दबा सकते हैं, और जो गैस होता है वो गैस को हम बहुत ज़्यादा तक दबा सकते हैं, बहुत ज़्यादा दबा सकते हैं उसको। ये ज़्यादा संपीड्य होता है, ज़्यादा कंप्रेसिबल होता है गैस, और गैस से कम होता है लिक्विड, और सबसे कम यानी कि बिल्कुल होता ही नहीं है सॉलिड। सॉलिड तो बिल्कुल दबता ही नहीं है।
नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, अब देखते हैं हम डिस्टेंस के बारे में। जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होता है, अब इसमें देखो सॉलिड में कि ये दो क्या है, ये पार्टिकल हैं, इनके बीच का इंटरमोलिकुलर जो डिस्टेंस है वो कितना है, बिल्कुल ख़त्म, बिल्कुल नहीं है, 0 के बराबर। तो इसके बारे में क्या बोल सकते हैं इस पॉइंट को हम, देयर इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस डिस्टेंस इसको सही तरीके से लिख लेना, डिस्टेंस आर शॉर्ट। और इसके बारे में बात करें तो जो इसका डिस्टेंस होता है इससे ज़्यादा होता है और इसका डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होता है। तो इसमें हम कह सकते हैं देयर इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस are more than solid state। और इसके बारे में बात करें तो इसका जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, मोर देन लिक्विड, यानी लिक्विड से ज़्यादा रहता है, लिक्विड का रहता है ठोस से ज़्यादा, यानी कि सॉलिड से ज़्यादा लिक्विड का और लिक्विड से ज़्यादा ही गैस का। तो इसके बारे में लिखेंगे हम देयर इंटर मोलिक्यूलर डिस्टेंस आर मोर देन लिक्विड। तो ये हो गए इसके बारे में। कहने का मतलब ये, जो सॉलिड के पार्टिकल होते हैं वो बिल्कुल एकदम पास होते हैं और लिक्विड के थोड़े से दूर होते हैं और गैस के कुछ ज़्यादा ही दूर होते हैं, बहुत ही ज़्यादा दूर होते हैं। तो ये हम इसके बारे में पढ़े हमने। अब जो हमारा ये चैप्टर है इसमें हम सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे, सॉलिड स्टेट के बारे में। तो इसको हम यही देख लेते हैं नीचे, फिर उसके बाद आगे देखेंगे। तो सेकंड पॉइंट रहेगा, तो उसमें बोलेंगे हम टू टाइप्स ऑफ सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट के 2 टाइप होते हैं। फर्स्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड और नंबर 2 पर आता है हमारा एमोरफोरस सॉलिड। और इस चैप्टर में हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को पढ़ेंगे, लेकिन अभी इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, दोनों में क्या डिफरेंस है, फिर उसके बाद हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को ही इसमें आगे पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट पेज पर देखते हैं इससे आगे पेन्स की बात करेंगे। यहाँ इस जगह पर हम पेन चेंज कर देता हूँ, पेन। तो इसमें देखेंगे इसका फर्स्ट जो डिफरेंस है, दोनों में क्या डिफरेंस है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो ये जो होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं एक सिस्टमिक तरीके से, और इसके जो पार्टिकल होते हैं वो असिस्टमिक तरीके से होते हैं। तो जो फर्स्ट है हमारा उसके बारे में बात करें तो इसका जो फर्स्ट लिखेंगे कि दे हैव डेफिनेट एंड रेगुलर अरेंजमेंट of the constituent particles
ओवर ए लॉन्ग रेंज। तो जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, इसमें क्या है कि एक लॉन्ग डिस्टेंस यानी कि लॉन्ग अरेंज वाले जो इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक डेफिनेट और रेगुलर अरेंजमेंट में होते हैं। समझ रहे? एक लॉन्ग रेंज में होते हैं और डेफिनेट एंड रेगुलर अरेंजमेंट में होते हैं। और इसके लिए बात करें तो दे डू नॉट हैव डेफिनेट एंड रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स और दे हैव ओनली शॉर्ट रेंज ऑफ अरेंजमेंट। इसके बारे में समझेंगे। इसमें क्या होता है, देखो इसमें तो था लॉन्ग रेंज, इसमें क्या रहेगी, शॉर्ट रेंज ऑफ अरेंजमेंट। तो इसमें शॉर्ट अरेंजमेंट मिलेगी और इसके जो पार्टिकल्स हैं वो डेफिनेट और अरेंजमेंट में नहीं मिलेंगे। यही इन दोनों का डिफरेंस होता है इसमें। और कुछ नेक्स्ट पॉइंट और देखेंगे इसमें, नेक्स्ट और है। तो इसमें तो डेफिनेट होते हैं, इसमें डेफिनेट नहीं होते हैं। और इसमें नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट देख लेते हैं। और दे हैव ए डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है इसका ज्योमेट्रिकल शेप जो होता है वो बिल्कुल डेफिनेट होता है। दे हैव ए डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप। तो इसका ज्योमेट्रिकल जो शेप होता है वो एकदम डेफिनेट होता है और इसका डेफिनेट नहीं रहता है, किसका, एमोर्फोरस सॉलिड का। तो इसके बारे में लिखेंगे हम, दे हैव नॉट ए डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप। इसका ज्योमेट्रिकल शेप नहीं होता है, इसका ज्योमेट्रिकल शेप होता है। एक नेक्स्ट पॉइंट और नोट करेंगे इसमें, वो वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या रहेगा, देखो एक समदैशिक और विषमदैशिक वाली बात होती है। इंग्लिश में इसको बोलेंगे एनिस्ट्रोपिक और इसको बोलेंगे आइसोट्रोपिक। एनिस्ट्रोपिक, आइसोट्रोपिक। विषमदैशिक, समदैशिक। ये विषमदैशिक होता है, ये समदैशिक होता है। किस तरीके से होता है, पहले इसकी डेफिनेशन मतलब भाषा लिख लेते हैं, उसके बाद फिर इसको हम समझेंगे। तो दीज आर एनिसोट्रोपिक इन नेचर। और इसके बारे में बात करें तो दीज आर आइसोट्रोपिक इन नेचर। तो
अब हम दोनों को समझेंगे। इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखो ये पार्टिकल है, ये इस तरीके से, और ये स्मॉल पार्टिकल होते हैं इसमें, फिर इस तरीके से मिलेगा, जिसको बहुत अच्छे से आगे समझने वाले हैं। सिर्फ इसमें जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं सिर्फ उस पर ध्यान देंगे। इसमें क्या बता रहे हैं हम, एन इस आइसोट्रोपिक और ये आइसोट्रोपिक, एन आइसोट्रोपिक और ये आइसोट्रोपिक के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो इसमें तो एक सिस्टमिक तरीके से होता है, और इसमें क्या होता है, अनसंट होता है। ये इस तरीके से दे दिया, फिर ये दे दिया, फिर इस तरीके से ऐसे करके, फिर ये, फिर ऐसे, इसका कोई क्रम नहीं होता है एमोरफोरस का। तो इस तरीके से इसमें अगर एक हम सेगमेंट लाइन ड्रॉ करते हैं कोई एक इस तरीके से, तो ये एक फिक्स पार्टिकल्स से निकल कर जाएगी। लेकिन इसमें अगर कोई लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये एक फिक्स पार्टिकल से नहीं निकलेगी। सिर्फ यही इसी के कारण ये विषमदैशिक होता है, ये समदैशिक होता है। क्लियर? आप कहीं से भी देखो ऐसे ड्रॉ करोगे तब भी, और इसमें तो कोई मिलेगा ही नहीं। एक यानी कि इसकी जो पार्टिकल होता है उसके सेंटर से होकर के जाएगी लाइन, और इसमें नहीं जाती है सेंटर से होकर के लाइन। सिर्फ यही दोनों में डिफरेंस होता है। अब मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बिल्कुल एकदम शार्प होता है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता है। तो दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत तेज होता है, यानी कि तीव्र होता है। लेकिन इसका नहीं होता है। तो दे हैव नॉट शार्प मेल्टिंग पॉइंट। दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, बिल्कुल अपोजिट होते हैं। अब एग्जाम्पल्स ले लेते हैं और इस टॉपिक को बंद करते हैं फिर। तो एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या रहेंगे मेरे प्यारे बच्चों? इसके लिए हम ले लेते हैं सोडियम क्लोराइड, NaCl हो जाएगा, और इसके लिए हो जाएगा ग्लास, रबर और प्लास्टिक। तो हमने इस वीडियो में अब तक क्या देखा है? हमने इसमें सॉलिड देखा, और इसमें उससे पहले हम स्टेट्स के बारे में जाना हमने, यानी कि मैटर कितने टाइप्स के होते हैं, और सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैस स्टेट सब के बारे में हमने जानकारी ली इसमें। और जो हमारी सॉलिड स्टेट होती है वो 2 टाइप से होती है, उसके बारे में हमने आपको जानकारी दी। और उसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है एक हमारा फर्स्ट, और इसमें दूसरा होता है हमारा एमोरफोरस सॉलिड। और एक आपको एक चीज़ बता दें, इसमें हम इस चैप्टर में हम सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? हम क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में इसमें पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे आपको क्रिस्टल लैटिस और उसके बाद जो टाइप्स ऑफ यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट सेल क्या होती है? तो अभी तो इसमें बहुत कुछ, ये तो सिर्फ क्या था, एक बेसिक चीज़ें थी सिर्फ ये, अभी तो स्टार्ट हुआ है बस। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्रिस्टल लैटिस, और उसके बाद यूनिट सेल, और फिर पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। ये सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।